हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश फुटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो सीरीज है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट का कोई भी एग्जाम रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस के लिए, जैसे नेट जेआरएफ का एग्जाम हो गया, नेट के एग्जाम के लिए। दूसरा कोई स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो गया, स्कूल लेक्चरर के लिए। कोई एनवीएस या फिर केवीएस का एग्जाम हो गया नवोदय विद्यालय के लिए या फिर केंद्रीय विद्यालय के लिए। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो ज्योग्राफी में एक सीरीज अपन स्टार्ट करेंगे जो कि जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रहेंगे मल्टीपल चॉइस, और उनको एक एक ऑप्शन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से आपका इन डेप्थ में काफी सारा नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है आपका, यहां पे एक लिस्ट दी हुई है पीक्स की, चोटियां यहां पे है, ठीक है। दूसरी है यहां पे रेंजेस, मतलब पर्वत श्रेणी। यहां पे कोई पर्वत श्रेणी हो गई और यहां पे हो गई वो आपकी चोटी, कोई भी पीक हो गई, ठीक है। सबसे पहले उसमें ए पे है गुरु शिखर। अब गुरु शिखर का नाम आता ही, जैसे कि अपन राजस्थान से हैं तो राजस्थान से बात आता ही अरावली का नाम अपने आप आ जाता है, ठीक है। गुरु शिखर हो गई पीक आपकी अरावली पर्वत श्रेणी की। दोदा बेटा, दोदा बेटा पर्वत श्रेणी आपकी वेस्टर्न घाट में है, और वेस्टर्न घाट के भी नीलगिरी पर्वत है, वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का, उसकी पीक है। अब चेक कर सकते हैं कि ए और बी से आंसर निकल रहे हैं क्या। ए का ऑप्शन है आपका 4, एक का यहाँ पे 4 में 2 ऑप्शन है, ठीक है। चेक कर सकते हैं कॉलम मैच में, या फिर ये मैचिंग वाला जो रहता है ये सबसे इजी मानता हूं इसका क्वेश्चन। आपको एक या दो भी आएंगे तो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। फिर आपकी दोदा बेटा, मतलब बी का ऑप्शन है फर्स्ट, बी का ऑप्शन फर्स्ट, यहां पे एक ही है तो आंसर तो अपना यहां पे आ चुका है। लेकिन अपने को यहां पे छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे अपने ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे। आपकी अरमाकोंडा है, ये ईस्टर्न घाट की है। अरमाकोंडा है आपका ईस्टर्न घाट की पीक है, ये चोटी है आपकी ईस्टर्न घाट की, पूर्वी घाट की, ठीक है। और धूपगढ़ है आपकी सतपुड़ा, मध्य भारत में सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी धूपगढ़। तो यहाँ पे डी का ऑप्शन यहाँ पे थर्ड आ रहा है, डी का थर्ड हो गया, सी का यहाँ पे सेकंड हो गया, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाता है बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। यूपीएससी के एग्जाम प्रीलिम्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आरएएस के एग्जाम्स के लिए भी, और जियोग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए तो नेट जीआरएफ का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का, स्कूल लेक्चरर का, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है अपना यहां पे द सी प्लेन्स। सी प्लेन्स का मतलब समुद्र में जो प्लेन्स होते हैं, भाई आपका ये महासागर हो गया, सागर होगा, इंडियन ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इसके नीचे जो स्थलाकृति होती है, आप तो अपन ने पढ़ा होगा, आपका हिप्सोमेट्रिक जो कर्व होता है उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गए, कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गए, तो उसी में आपका आता है, उसी में आपके इस प्रकार से लैंड वाली स्थलाकृतियां हो गई। फिर ये आपका आता है ये वाला जो हिप्सोमेट्रिक कर्व, इसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व, ठीक है। अब इसमें ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, इसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, फिर यहां पे अब ये समुद्री स्थलाकृतियां, समुद्र के नीचे वाली स्थलाकृतियां हैं। तो यहां पे पूछ रहा है सी प्लेन, समुद्र के नीचे वाले जो प्लेन है आर ऑलमोस्ट एब्सेंट बिटवीन, यहां पे इन जगह पे कौन से, अब यहां पे लैटिट्यूड दी गए ए बी सी और डी, चार जगह, चार ऑप्शन है उसमें, 20 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अब इन एरियाज में आपके एब्सेंट है कौन, सी प्लेन्स, समुद्री मैदान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 40 डिग्री साउथ से 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। पहली बात यहां पे कि तीन ऑप्शन यहां पे साउथ के हैं, इक्वेटर के नीचे के पार्ट हैं ये साउथ, और ये हो गया नॉर्थ। अब मैं यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अपने जो लैंड वाला पार्ट है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो ज्यादा लैंड
और आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, आपका ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो लैंड और कॉन्टिनेंट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। इसका मतलब समुद्र होंगे वो यहां पे ज्यादा है और यहां पे कॉन्टिनेंट ज्यादा है। आई बात समझ में? ये चीज, ये फैक्ट समझ में आया कि नहीं? कॉन्टिनेंट यहां पे ज्यादा है और यहां पे सी ज्यादा है, तो सी ज्यादा रहेगा तो सी प्लेन भी यहां पे ज्यादा रहेंगे। तो साउथ ऑप्शन को मैं हटा दूं, साउथ को मैं हटा देता हूं, तो ऑप्शन यहां पे 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यहां पे आंसर निकल के आ जाता है। लेकिन एक चीज और देखें यहां पे कि 60 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ के यहां पे अपन देखेंगे तो आप बिल्कुल देख सकते हैं एटलस में, तो कनाडा से लेके आपका यूरोप से लेके साइबेरिया, एशिया से लेके सारा का सारा एरिया है लैंड वाला पार्ट है और वहां समुद्र की बहुत सारी कमी है। तो सी प्लेन भी सीधी सी बात है वहां पे कम मिलेंगे। तो ऑप्शन यहां पे बी निकल के आ गया। ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते हैं बिल्कुल भी। देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा, ये क्या पूछ लिया, लेकिन ये कॉमन सेंस से अपन करने जाएंगे तो ये इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है वो उतना ही आसान रहता है। स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, यहां पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द प्रोसेस इन विच वन प्लेट, यहां पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात होने वाली है, पीटीटी की। स्लाइड्स बीनीथ, बीनीथ मतलब कि ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट उसके नीचे की तरफ जाएगी, नीचे टकराएगी भी नहीं, दूर भी नहीं जाएगी, उसके नीचे की तरफ जा रही है, बीनीथ अनोदर प्लेट इज जोन ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का जोन वो नहीं होता है। यहां पे देखने की बात ये है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से दोनों आपस में टकराएंगी तो ये तो हो गया आपका कन्वर्जेंस, कन्वर्ज हो रही है। दूसरी प्लेट आपस में दूर जाएंगी तो ये डाइवर्जेंट प्लेट हो गई। अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ रही है तो ये सबडक्शन हो गया। सबडक्शन मतलब एक के दूसरे के नीचे जाना, बीनीथ वर्ड से यहां पे क्लियर हो जाता है। तो यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट है ये गलत हो जाता है। स्टेटमेंट सेकंड, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र की जो सतह है उसका स्प्रेड होना becomes more prominent along the zone of convergence, यहां पे ये भी डाउटफुल लग रहा है। जब कन्वर्जेंस होगा, कन्वर्जेंस होगा तो उस कन्वर्जेंस में सी फ्लोर स्प्रेड कैसे होगा? सी फ्लोर स्प्रेड होगा कि दो प्लेट्स रहेंगी उनके डाइवर्जेंट जोन पे, डाइवर्ज रहेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो यहां पे कन्वर्जेंस जोन पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन भी यहां पे गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आर फॉल्स, ऑप्शन यहां पे बी सही हो गया। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? सीधी सी बात है, दो प्लेट रहेंगी कन्वर्जेंट, पास में आएंगी तो दूर जाएंगी तो डाइवर्जेंट, पास में आएंगी तो कन्वर्जेंट, दूर जाएंगी तो डाइवर्जेंट, और एक दूसरे के नीचे जाएंगी तो सबडक्शन का जोन बनेगा। तो स्टेटमेंट यहां पे फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपके सोशल मूवमेंट्स, लिस्ट हो गई स्टेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, साइलेंट वैली, सेव साइलेंट वैली, ये मूवमेंट है, इन्वायरमेंट से संबंधित है, देखने से पता लग रहा है। चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ और जंगल बचाओ। ठीक है, इनको मैच करना है स्टेट से, कौन से स्टेट से? साइलेंट वैली आपका नेशनल पार्क है, कहां पे? केरला में। ठीक है, चिपको मूवमेंट हुआ था आपका कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, ए का यहां पे 4, ए का 4 करने से यहां पे आंसर निकल के तो आ गया है, आंसर तो अपना आ गया है। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में, बिल्कुल थर्ड सही है। नर्मदा बचाओ गुजरात में, ठीक है, बिल्कुल नर्मदा बचाओ गुजरात में ही है। और आपका जंगल बचाओ आपका झारखंड में आपका हो गया। नर्मदा नदी पर जब डैम बनाया जा रहा था तो उसको विरोध करने के लिए नर्मदा बचाओ वहां की लोकल जो ट्राइब्स थी उन्होंने विरोध किया था, तब ये आपका मूवमेंट यहाँ पे चालू हुआ था। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स और यूटी वाइज लोकेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की इंडिया में लोकेशन है ये। ठीक है, नोकरेक इन मेघालय, नोकरेक मेघालय में ही है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है मेघालय में, बिल्कुल सही है ये।
कोल्ड डेजर्ट इन जम्मू कश्मीर, डाउटफुल है। डाउटफुल क्या है? गलत है, लद्दाख में है। लद्दाख यूटी हो गई आपका यूनियन टेरिटरी, ये लद्दाख में है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे गलत हो रहा है। फर्स्ट सही है, सेकंड यहाँ पे गलत है, सेकंड गलत है, ये भी सेकंड गलत है। ऑप्शन तो अपना आंसर तो यहाँ पे आ चुका है, दो से ही। सिमलीपाल उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, उड़ीसा में है। शेषाचेलम इन तमिलनाडु में, बिल्कुल गलत है, तमिलनाडु में नहीं है, ये है आपका आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे 4 भी गलत हो गया, थर्ड सही है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ गया, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are correct about sea water? समुद्र के पानी की बात हो रही है और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। The density of sea water depends upon the temperature, pressure and salinity, बिल्कुल सही बात है। जो समुद्र है आपका, समुद्र का पानी है, उसका जो घनत्व रहेगा, डेंसिटी रहेगी, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर पे तो करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, सैलिनिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर का भी यही बात है। ए फर्स्ट ऑप्शन सही है। कन्वर्जेंस ऑफ वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी, गलत बात है। अगर कहीं से समुद्र में पानी मिलेगा या फिर कोई भी दूसरा पानी किसी दूसरी वाटर बॉडी में आके मिलेगा तो उसका चेंजेस तो वो लाएगा। किसी समुद्र में कोई फ्रेश वाटर की रिवर आके मिल रही है तो उसके आसपास का समुद्र के घनत्व की सैलिनिटी कम होगी और उसका घनत्व भी कम होएगा। स्टेटमेंट सेकंड आपका यहां पे गलत है। थर्ड वन, द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर वेरीज विद द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर मतलब कि तापीय प्रसरण, तापमान बढ़ेगा तो समुद्र के पानी का प्रसार बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो वो ठंडा पानी का घनत्व ज्यादा होता है। ये चीज समझ में आ रही है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इन द मिडिल लैटिट्यूड्स, मध्य वाले जो अक्षांश हैं, ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ प्रिसिपिटेशन मतलब बारिश की वजह से, द डेंसिटी इज हायर। पहली बात तो मिडिल लैटिट्यूड में ज्यादा बारिश नहीं होती है, कम बारिश होती है, इक्वेटोरियल बेल्ट में ज्यादा होती है। और एक्सेस प्रिसिपिटेशन होगा, ज्यादा बारिश होगी तो डेंसिटी वहां पे कम आएगी, डेंसिटी कम होगी वहां पे। क्यों? प्रिसिपिटेशन से जो पानी आएगा वो फ्रेश वाटर है, बारिश का पानी आपका फ्रेश वाटर रहता है तो वहां की डेंसिटी आपकी कम होगी, हायर नहीं रहेगी। ऑप्शन फोर्थ इज अनकरेक्ट, नॉन करेक्ट। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आ गया, एकदम आसान है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द 4 इंडियन ओशियनिक रिलीफ फीचर्स। ओशियन के नीचे, अभी अपन हिप्सोमेट्रिक कर्व की बात कर रहे थे, तो ओशियन के नीचे जो फीचर्स हैं आपके, जैसे आपकी कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गई, स्लोप हो गया, कॉन्टिनेंटल सी प्लेन्स हो गए, ट्रेंच हो गई, आपकी रिज हो गई, कटक हो गई, तो इनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ इनको अरेंज करना है। सारी की सारी यहाँ पे रिज है, ये एक प्लेट्यू भी है, ये रिज, रिज मतलब रिज होती है आपकी समुद्र। अभी मैंने बात की कि ये हिप्सोग्राफिक कर्व है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ हो गई, ये स्लोप हो गया, ये प्लेन आ गया। अब यहाँ पे उठी हुई आकृति होगी, रिज, रिज होगी। अगर यही आकृति यहाँ पे नीचे की तरफ चली गई तो ये ट्रेंच हो जाएगी, ये ट्रेंच है। और ये हो गई आपकी रिज, रिज मतलब कटक। और समुद्र के नीचे की बात हो रही है, देखिए इस प्रकार से, आई बात समझ में। तो यहाँ पे रिज है, ये प्लेट्यू, समुद्र के नीचे भी प्लेट्यूज रहते हैं। क्या ऑप्शन है? लक्कादी और चैगोस रिज, आई बात समझ में। चैगोस सेंट पोल रिज, यहाँ पे सेंट पोल, एम्स्टर्डम सेंट पोल, सेंट पोल प्लेट्यू, करगुलिन गोसबर्ग रिज। तो आप देखेंगे लक्कादीव लक्षद्वीप के आसपास के ही रीजन को बोलते हैं, और चैगोस। तो आप देखेंगे इंडिया का ये मैप है, इंडिया के जस्ट यहाँ पे लक्षद्वीप और इस रीजन में आपको लक्षद्वीप और चैगोस आपको देखने को मिल जाएंगी। आई बात समझ में। चैगोस और सेंट पोल रिज, अब चैगोस के साथ में ही सेंट पोल वाला जो रिज है इस जगह पे देखने को मिलेगा, सेकंड नंबर पे। एम्स्टर्डम और सेंट पोल प्लेट्यू की बात करेंगे तो इस जगह पे ये वाला प्लेट्यू है।
फिर करगुलिन और गोसबर्ग। करगुलिन यहाँ पे एक्चुअली एक आइलैंड है, उसी के नाम से यहाँ पे रिज भी बनी हुई है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनको स्थलाकृति के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल अरेंज्ड है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ये बेसिकली कुछ आइलैंड्स के नाम पे, जैसे लक्षद्वीप है उसके नाम पे रख दिया, करगुलिन यहाँ पे आइलैंड है वहां पे उसके नाम से रख दिया। आई बात समझ में? तो आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, केवीएस, इन सब का एग्जाम होता है तो स्थलाकृतियां समुद्र के नीचे की पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट, कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से AMW, देखो मैं इनको लिखता हूं A स्मॉल m और स्मॉल w, ठीक है। ये कोपेन साहब ने किसी जगह का, रीजन का ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया। तो ए का मतलब यहां पे सीधी सीधी बात ये है, ट्रॉपिक्स की बात होगी, यहां पे इक्वेटोरियल रीजन की और ट्रॉपिक्स की बात होगी, इक्वेटर या फिर ट्रॉपिकल रीजन की बात होगी। M4 यहां पे आप देखेंगे तो मॉनसून वाला क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। W4 विंटर ड्राई, विंटर ड्राई का मतलब यहां पे गर्मी में आपकी बारिश होगी, रेनफॉल होगा। तो A4 ट्रॉपिकल और इक्वेटर रीजन देखेंगे तो असम भी आपका ट्रॉपिक्स में नहीं आएगा, पंजाब नॉर्थ इंडिया में है, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, तो गोवा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल निकल के आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आपको एक समझ यहाँ पे होनी चाहिए बेसिक वाली। आप देखेंगे कि असम, पंजाब और अरुणाचल पूरे के पूरे इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की ओर है। ये इंडिया हो गया आपका, यहाँ पे पंजाब, असम और अरुणाचल प्रदेश देखो 23.5 डिग्री ये है अक्षांक, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, तो इसके ऊपर स्थित है। गोवा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल क्लाइमेट को यहाँ पे दिखाता है AMW। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर रीजन्स इन द वर्ल्ड आर ग्रेट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्लस्टर्स की यहां पे बात हो रही है। ऑप्शन देखें, पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा रहेगी, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर रीजन्स, रीजन्स की बात हो रही है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ग्रेट क्लस्टर्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वहां पे डेंसिटी ज्यादा है। देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। ईस्ट एशिया बिल्कुल है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, साउथ एशिया में बिल्कुल है, अफ्रीका, अफ्रीका यहां पे नहीं है। अफ्रीका बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है अफ्रीका की, तो अफ्रीका ऑप्शन जहां पे आएगा। सेंट्रल अफ्रीका गलत, नॉर्थ अफ्रीका गलत, ऑप्शन डी यहां पे बिल्कुल आ गया है यहां पे निकल के। ईस्ट एशिया आपका जापान, चाइना, साउथ एशिया में इंडिया आ गया, बांग्लादेश, यूरोप में भी डेंसिटी अच्छी है, नॉर्थ अमेरिका में भी डेंसिटी आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पे ज्यादा है, डी ऑप्शन यहां पे निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, इन कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल CZT, कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी है आपकी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जोन्स फ्रॉम द सिटी कोर टू पेरिफेरीज। सिटी कोर मतलब कि यहां पे आपका सबसे बीच में रहेगा CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में सारे के सारे जोन्स बने हुए रहेंगे। इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी कहती है। लो क्लास रेजिडेंशियल, होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग, CBD मीडियम क्लास। अब सीधी बात है, सबसे सेंटर में तो CBD ही रहेगा, थर्ड ऑप्शन सेंटर में है, सबसे पहले थर्ड ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आंसर तो अपना निकल के आ चुका है, थर्ड ऑप्शन आंसर निकल के आ चुका है। लेकिन CBD के जस्ट बाद में आप देखेंगे होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल का रहेगा और मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट रहेंगे छोटे जो लाइट प्रकार के रहेंगे। हैवी इंडस्ट्री आप कभी भी शहर के बीच में नहीं रहेगी, हैवी इंडस्ट्री आप शहर के बाहर रहेगी। उसके बाद में फर्स्ट हो गया आपका CBD, दूसरा आपका होलसेल वाला, ये रहेगा आपका होलसेल लाइट मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड रहेगा आपका लो क्लास रेजिडेंशियल, फिर यहाँ पे मीडियम क्लास और यहाँ पे हायर क्लास। जो हायर क्लास रेजिडेंशियल रहेंगे वो शहर के थोड़ा आउटर में रहेंगे, खुले स्पेस में ज्यादा रहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका, सेकंड नंबर पे होलसेल,
थर्ड नंबर पे ये, तो फोर्थ नंबर पे आपका ये हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ कंज्यूम हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा फैक्चुअल है। राइस, राइस में पानी की जरूरत पड़ती है नो डाउट। बीफ, बीफ तो एक एनिमल का मीट हो गया। चॉकलेट और बनाना, तो बनाना प्लांटेशन है, राइस एक क्रॉप हो गई, आपका ग्रेन है, बीफ एक एनिमल हो गया। चॉकलेट, चॉकलेट मिलता है आपका कोकोआ से, कोकोआ का पेड़ होता है। कोकोआ का पेड़ जो होता है उसके बीन्स को इकट्ठा करके ही चॉकलेट का निर्माण होता है, बनता है। इस कोकोआ के पेड़ में इसको ग्रो करने के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ट्रॉपिकल एरियाज में ये वाला पेड़ आपका पाया जाता है, और कहते हैं कि 1 केजी कोकोआ या फिर चॉकलेट बनाने के लिए आपको 30,000 लीटर तक का पानी की जरूरत पड़ती है। तो मैक्सिमम जो वाटर कंज्यूम रहेगा तो वो रहेगा आपका कोकोआ का प्लांटेशन के लिए। ये एक फैक्ट है, इसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सेंट्रल प्लेस मॉडल। इसको पढ़ते हैं, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेंट्रल प्लेस का मतलब केंद्रीय स्थल वाला जो सिद्धांत है उसकी बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ते हैं। स्पेशल पैटर्न्स ऑफ अर्बन and outlying areas based on the flow of goods and services। पहला स्टेटमेंट है। स्पेशल पैटर्न्स ऑफ इनकम ग्रुप्स, कोई मीनिंग नहीं है। स्पेशल पैटर्न्स ऑफ रेजिडेंशियल प्लेसेस, बेसिकली सेंट्रल प्लेस मॉडल ये कहना चाह रहा है कि सेंट्रल प्लेस उस जगह के सेंट्रल प्लेस को कहेंगे जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज रहेंगी आपकी, वो मैक्सिमम हो। रेजिडेंशियल प्लेस से, कल्चरल प्लेस से, इनकम ग्रुप से कोई मीनिंग नहीं है। सेंट्रल प्लेस में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मैक्सिमम रहेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो सेंट्रल प्लेस मॉडल की थ्योरी यही कहती है, सेंट्रल प्लेस उस जगह को कहा जाएगा या माना जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे मैक्सिमम होती है। तो ए ऑप्शन यहां पे आपका आया हुआ क्वेश्चन है नेट जीआरएफ में ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए रिलेशनशिप बिटवीन कल्चरल ग्रुप एंड नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, सुना हुआ नहीं होगा आपको ये नाम, लेकिन आप कई बार कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कल्चरल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कल्चरल ज्योग्राफी की बात होगी, कल्चरल ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है। और नेचुरल एनवायरमेंट, दो वर्ड हैं यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप की बात है वो यहाँ पे आने वाली है। कल्चरल कन्वर्जेंस, कल्चरल डिफ्यूजन, कल्चरल हार्थ, कोई मीनिंग नहीं। कल्चरल इकोलॉजी एक वर्ड आया है, तो कल्चर और इकोलॉजी दोनों एक साथ मिलती हैं, तो उस रीजन को कल्चरल इकोलॉजी यहाँ पे कहा जाता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका कल्चर डिसाइड हो गया, ठीक है। तो कल्चरल इकोलॉजी यहाँ पे एक वर्ड है जो आपका कल्चरल ग्रुप और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच रिलेशनशिप को यहां पे दिखाता है। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट बिलोंग टू द वाइटल स्टैटिक्स। मतलब कि पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ये डिसाइड करेगा, कौन कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। बर्थ, डेथ, एज एंड सेक्स, मैरिज और माइग्रेशन। यहां पे आप देखेंगे कि वाइटल स्टैटिक्स किसकी, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो उस वाइटल स्टैटिक्स कौन सी रहेगी, बर्थ आपका होएगा किसी भी स्थान पे या फिर कोई रीजन में, तो वहां की स्टैटिक्स चेंज होगी, किसकी, पॉपुलेशन की, सेंसस की। डेथ रहेगी तो डेथ के हिसाब से भी चेंज होएगी। एज एंड सेक्स का कोई रिलेशन नहीं है स्टैटिक्स के साथ में, पॉपुलेशन में। मैरिज और माइग्रेशन, किसी जगह पे मैरिज होके आएगा किसी रीजन में तो वहां का पॉपुलेशन इंक्रीज होएगा कि नहीं। माइग्रेट करके दूसरे रीजन में जाएगा तो उस जगह का भी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्टैटिक्स को चेंज करेगी, लेकिन एज और सेक्स है वहां पे ये चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ पे पूछा है नॉट बिलोंग, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 15 क्वेश्चन अपन ने देखे, एक एक इनका ऑप्शन भी अपन ने देखा। तो ये जो सीरीज रहेगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, और वो चीज आपको कंटिन्यूस अपन चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे
ओवरऑल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अपन देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स रहता है, उसी हिसाब से अपन टॉपिक वाइज भी ये सिलेबस ये क्वेश्चंस अपन रख सकते हैं। जैसे मान लो जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस अपन ने रख लिए, क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस अपन ने रख लिए, वो भी एक एक्सपेरिमेंट अपन करके देखेंगे, जो बेटर रहेगा उसको अपन कंटिन्यू रखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में। जय हिंद, जय भारत।